आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके 2023 से 25 के बच्चों के लिए पेपर आपके F3, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इस पेपर से रिलेटेड हम जो है आपको गेसिंग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 20 से 22 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। हर यूनिट से आपके 5 से 6 प्रश्न होंगे और इससे ज्यादा जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस प्रश्नों का आंसर आप लोग खुद तैयार करते रहिएगा। समय मिलेगा तो हम भी आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो आपको यूनिट वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो सारे यूनिट से आप अगर पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इससे पहले हमने जो है पेपर आपका F1 F2 के ऊपर ऑलरेडी बता दिया है। आज हम आपके जो है पेपर F3 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। हम सारे प्रश्नों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आंसर देते समय किसी प्रश्नों का दिक्कत ना हो किसी प्रश्न में। समझ गए? तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो आपसे निवेदन करेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर सेशन 2023 से 25 के गेसिंग क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर पेपर आपका F3 है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, और इसके यूनिट 1 की हम बात करेंगे। इस पेपर में हमने 2 यूनिट तक पढ़ाया है, समझ गए? लेकिन यहाँ पर आपके 3 यूनिट और बाकी है, वो भी हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला हम प्रश्न की बात कर ले तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं की समझ विकसित करें। यानी कि आपको बताना है कि जो ये आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणा की समझ जो है वो क्या है। यानी कि जो ये आपका ECC होता है, ECCE, यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसके देखभाल, वही हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा की प्रमुख अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है। आखिर हम बच्चों के शुरुआती जो देखभाल करते हैं और जो शुरुआती शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हैं वो क्यों जरूरी है, क्योंकि वो नींव होता है। अगर हम बच्चों को प्राथमिक स्टेज में यानी कि शुरुआती स्टेज में उनका देखभाल और उनके सही तरीके से शिक्षा नहीं दे तो वो गलत अवधारणा सीखेंगे, गलत एक्टिविटी सीखेंगे, जिससे उनका भावी जीवन का विकास जो है संभव नहीं हो पाएगा। और हमने आपको क्लास में पढ़ाया है पूरा इसी से क्या होता है। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखरेख और उसकी शिक्षा बहुत जरूरी है, ताकि उनका भविष्य काल को बेहतर बनाया जा सके, यानी कि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। हम जब बच्चों को शुरुआती स्टेज में उनको सही तरीके से पौष्टिक भोजन, सही तरीके से उनका देखरेख करेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां से वो बचेंगे और वो तेजी गति से वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, जिनसे क्या होगा कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। और शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रारंभिक स्टेज में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो वो आगे चलकर वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब भी सिखाते हैं व्यवहार आचरण तो छोटे उम्र से सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करे, गलत काम नहीं करे, ये काम सही है, ये काम गलत है। तो ये बहुत जरूरी है, तो इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य की बात करें। प्रश्न देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पर अवधारणा पूछ लिया है और यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बच्चों के सामाजिक मानसिक संवेगात्मक विकास के लिए, ये सभी चीजों के लिए जो है आपके ECC बहुत जरूरी है। यानी कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखरेख और शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि उनका आगे आने वाला जीवन को बेहतर बनाया जा सके। हमने आपको बताया है क्लास में। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर इजी है। अगला देखिएगा, प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास एवं जीवन को प्रभावित करता है, विवेचना करें। ये भी आपके जो है 10 नंबर वाले में प्रश्न पूछता है कि प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण जो है आपके प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास एवं जीवन को प्रभावित करता है, विवेचना करें। यानी कि आपको बताना है कि कैसे गुणवत्तापूर्ण जो हम बच्चों को शिक्षा देंगे, गुणवत्तापूर्ण जो है हम बच्चों को देखरेख करेंगे, तो कैसे जो है मतलब प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा को कैसे विकास बेहतर करेगा, कैसे उनके जीवन को प्रभावित करेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम बच्चों को बेहतर तरीके से एक गुणवत्तापूर्ण जो है भोजन, यानी कि उनका देखरेख करें, उनका स्वास्थ्य के ऊपर, उनके भोजन के ऊपर और साथ ही साथ उनके शारीरिक विकास के ऊपर ध्यान दें,
एवं उनके जो है शिक्षा के ऊपर ध्यान दे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वह बालक का विकास जो है गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगा, यानी बेहतर तरीके से होगा। कहने का मतलब है जो ये प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा लिखने का मतलब है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब बालक का हम लोग देख रेख सही तरीके से करेंगे तो उनका शारीरिक विकास जो है बेहतर तरीके से हो जाएगा, और जब बालक का शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो जाएगा तो उनका मानसिक विकास ऑटोमेटिक है कि हो जाएगा, और मानसिक विकास हो जाएगा तो वो शिक्षा भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे। वही बात यहाँ पर आपको लिखना है, समझ गए। तो कह सकते हैं कि एक छोटे से बच्चों के लिए उनके जो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बालक का विकास जो है बहुत जरूरी है। और जब हम प्रारंभिक स्टेज में सही तरीके से उनका देख रेख और सही तरीके से उनके ऊपर जो है शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बालक का विकास प्रभावित हो जाता है, समझ गए। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बच्चे कैसे सीखते हैं बाल विकास की अवस्थाओं एवं उप अवस्थाओं, जैसे कि 0 से लेकर 3 वर्ष, 3 से लेकर 6 वर्ष और 6 से लेकर 8 वर्ष के आपके जो है संदर्भ में व्याख्या करिए। ये मैंने आपको क्लास में बताया है कि जो ये आपका शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, फिर आपका किशोरावस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, वो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। आपको बताना है कि बच्चे जो है कैसे सीखते हैं। तो बच्चे जो है सीखते बहुत तरीके से, करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, किसी कार्य को दोहरा कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, अनुभव करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ये सभी तरीका क्या है बच्चों के सीखने के लिए है। बाल विकास की अवस्था, अब बाल विकास की अवस्था की बात किया है तो हम सभी लोग जानते हैं कि बाल विकास की जो अवस्था है वो 4 है, यानी मुख्य तौर पर 3 है लेकिन आपके 4 आ जाते हैं। आपका एक आ जाते हैं शैशव अवस्था, एक आपका आ जाते हैं शैशव अवस्था, एक आ जाते हैं आपके पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, फिर आपके जो है एक आपके उत्तर बाल्य अवस्था आ जाते हैं, एक आपके जो है उत्तर बाल्य अवस्था में आ जाते हैं, और लास्ट आपके आ जाते हैं किशोरा अवस्था। ये बहुत जरूरी है, ये सब आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। ये सेशन काल आप देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, बाल विकास विभिन्न अवस्था में सीखना कैसे विकसित होता है, यानी बाल विकास विभिन्न अवस्था में सीखना कैसे विकसित होता है। यानी आपको वही बताना है कि शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था और किशोरावस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो पहली जो अवस्था होती है शैशव अवस्था, उसमें तो पूरी तरीके से वो माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, वो देखकर अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे दूसरी अवस्था में आते हैं वो धीरे धीरे जो है वो चीजों को कर सीखते हैं। तीसरी अवस्था में आते हैं तो वो इस चीजों को कर उसके ऊपर सोच थिंकिंग एबिलिटी को विकसित करके सीखना शुरू कर देते हैं। फिर अगला जो बातें हैं किशोरावस्था में, तो यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके वो क्यों ऐसे हुआ उसके ऊपर सोचने लगते हैं, यानी वो करके तोड़ फोड़ के एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीजों के माध्यम से वो इस अवस्था में सीखने लगते हैं, समझ गए। तो ये आपका यूनिट 1 से महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है और इससे आगे आपके नहीं पूछेंगे, समझ गए। यूनिट 1 में केवल 5 प्रश्न। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए ये आपका यूनिट 2 है और यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 2 का पहला प्रश्न है कि इसी पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों का वर्णन करें और उनका नियोजन किस प्रकार करेंगे। यानी कि आपको बताना है कि जो ये आपका ईसीसी जो ये आपका पाठ्यचर्या, इसके लघु और दीर्घकालीन उद्देश्य को बताना है। तो जो ये बच्चों के प्रारंभिक स्टेज में देखभाल और शिक्षा के लिए जो मतलब मुख्य तौर पर जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है उसका लघु और उसका दीर्घ जो है उद्देश्य क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं पाठ्यचर्या का मतलब होता है पाठ्य प्लस चर्या, पढ़ने पढ़ाने योग्य चर्या, यानी कैरिकुलम, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए किस तरह के जो है शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है और कैसे शिक्षा देनी चाहिए, ये हमारा जो है पाठ्यचर्या ही निर्धारित करता है। और उसी के अनुरूप में आपको बताना है ईसीसी को लेकर। ईसीसी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक देखभाल शिक्षा, समझ गए, प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको बताना है कि कैसे पाठ्यचर्या निर्माण किया है, जिसमें जो है उसके लघु और उसके दीर्घ जो है आपको उद्देश्य के बारे में वर्णन करना है, बताना है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, समझ गए। ये आपको इस प्रश्न में लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे क्लासेस में मैंने आपको बताया है बाबू, अगर आप क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा इसी पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका को महत्व कैसे है बताइएगा। यानी छोटे बच्चों के लिए पाठ्यचर्या को लागू कैसे करेंगे। जो क्लास आपका 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं, जिनमें क्या होता है कि सारे बच्चे आते हैं तो उसमें उनको शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनका सही तरीके से देख रेख नहीं होता है, उनके शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एज ए टीचर आप जो है कैसे उन बच्चों के ऊपर जो है
मतलब इसी पाठ्यचर्या को लागू करेंगे, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। पाठ्यचर्या को लागू करना है तो हम एक्टिविटी बेस कराकर लागू करेंगे, उनके परिवेश से जुड़कर लागू करेंगे, विभिन्न तरह की एक्टिविटी कराएंगे, खेल कराएंगे और उनके परिवेश को समझते हुए, उनकी परेशानी को समझते हुए हम उसके ऊपर ये सारी चीजें करेंगे। समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि कक्षा में बाल केंद्रित तथा समावेशी वातावरण निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। हम सभी लोग जानते हैं बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि आप जब भी कक्षा में जाते हैं तो बालक के अनुरूप जो है पढ़ाने का प्रयास कीजिए, और समावेशी वातावरण कहने का मतलब है कि समान, समझ गए ना, समान वातावरण यानी कि सभी लोगों को एक समान देखा जाए, सभी लोगों को एक समान। समावेशी कहने का मतलब है कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हो, चाहे वो सामान्य बच्चे हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, सभी बालकों को एक समान एक ही कक्ष में बैठाकर पढ़ाना ही आपका समावेशी कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और बाल केंद्रित कहने का मतलब है कि बालक के अनुसार, यानी मान लीजिए कि हम क्लास में आ गए, आपको पढ़ने का मन नहीं है और जबरदस्ती पढ़ा रहे, तो ये सही तरीका नहीं है। यानी हमको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, तो बालक के अनुरूप पढ़ाना है। बालक अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ना चाहते तो थोड़ा गेम खिलाकर फिर पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, कुछ किसी एक्टिविटी के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। समझ गए ना। लेकिन कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुरूप। बालक बोलेगा सर ऐसे पढ़ाइए तो ऐसे पढ़ाइए, वही आपका है। अगला प्रश्न है इसी पाठ्यचर्या को लागू करने में विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करें। वही बात है, जैसे आप ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें उसके पाठ्यचर्या यानी कि किस तरह हमें बच्चों को जो है उस स्टेज में बच्चों को शिक्षा देना है, कैसे हमें उनका देख रेख करना है, वह पाठ्यचर्या हमारा निर्धारित करता है। तो एज ए टीचर या इस इन ए स्कूल आप कैसे लागू करेंगे। मान लीजिए कि आप एक टीचर है तो कैसे लागू करेंगे, और एक विद्यालय का क्या कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या लागू करे, किस तरह पाठ्यचर्या को लागू करे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर। आइए यहाँ पर देखते हैं, शायद इसमें ज्यादा प्रश्न है। जी हाँ, यह देखिएगा 5 नंबर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है शायद। जी हाँ, ये देखिएगा 5वां प्रश्न, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या कक्षा में प्रक्रियाओं को बच्चों की आवश्यकता तथा क्षमताओं के अनुरूप आयोजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी विभिन्न प्रक्रियाओं प्रविधियाओं के आयोजन के तरीके पर चर्चा करता है। सीखने सिखाने की इन विधियों प्रक्रिया खोज आधारित विधि, प्रोजेक्ट विधि, वर्ग कक्ष प्रदर्शन विधि आदि का वर्णन करे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्य, ये 10 नंबर वाला प्रश्न है, याद रखिएगा, ये 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये 10 नंबर वाला आपका प्रश्न है। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या कक्षा में प्रक्रियाओं को बच्चों की आवश्यकता तथा क्षमताओं के अनुरूप जो है आप लागू करते हैं। लेकिन आप लागू करेंगे तो उसमें आपको बताना है कि विभिन्न जो है प्रक्रियाओं और प्रविधियाओं के आयोजन के तरीके पर आपको चर्चा करना है कि हमने तो प्रारंभिक स्टेज के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं शिक्षा देखरेख है उनके लिए पाठ्यचर्या को लागू कर दिया, लेकिन कौन से विधि से लागू किया और उसमें जो है कौन कौन से आप जो है प्रविधियाओं के लागू कर रहे हैं उसके ऊपर आपको चर्चा करना है। और यहाँ पर आपको नाम भी दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, वर्ग कक्षा प्रदर्शन विधि आदि का वर्णन करें। आपको बताना है कि आखिर खोज विधि क्या है, प्रोजेक्ट विधि क्या है और साथ ही साथ कक्षा प्रदर्शन विधि क्या है। हम आपको बता दें कि खोज विधि कहने का मतलब है कि बच्चों को जो है कोई काम ऐसा दे जो बालक खुद करे और खोज करने का प्रयास करे। वहीं पर प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे तो बालक को अपने परिवेश से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट दे दीजिए जो कि उनके प्रारंभिक बाल्य अवस्था और देखभाल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बालक घर जाएंगे, अपने परिवेश में वो खोजबीन करेंगे और साथ ही साथ उसमें मॉडल बनाकर लाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो बालक को सीखने का मौका बेहतर मिलेगा। साथ ही साथ वर्ग कक्षा प्रदर्शन विधि, यानी वर्ग में क्या करना, प्रदर्शन करने की विधि को भी जो है लागू करना है ताकि बालक को हम जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं देख रेख शिक्षा जो है बेहतर तरीके से दे सके। ये बहुत जरूरी है, समझ गए। और ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है और ये 10 नंबर वाले प्रश्न है, समझ गए। ये आपको बेहतर तरीके से पहले आपको प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको जो है पाठ्यचर्या को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं के ऊपर बताना पड़ेगा क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी क्षमता है। उसके बाद आपको जो है ये विधि का आपको डिफाइन करना होगा, समझ गए। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो 6 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों प्रक्रियाओं के चयन का आधार क्या हो सकता है। वही बात है, अगर बच्चों को आपको गतिविधि कराना है तो आप कौन कौन से जो है विधियों का प्रयोग करेंगे। खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, अभी ऊपर देखे हैं आपके प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सभी के बारे में आपको उसका चयन, उसका आधार बताना है। कहने का मतलब है कि आखिर हम उसका चयन क्यों करेंगे और उसका बेस क्या है। मान लीजिए कि हम प्रोजेक्ट विधि कर रहे हैं तो बालक इसका बेस क्या होगा कि बालक अपने परिवेश में जाएंगे, वहां खोजबीन करेंगे, तो उनके ऊपर सोचेंगे समझेंगे तो उनका बुद्धि खुलेगा,
फिर वो अपने परिवेश की चीजों को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बनाकर लाएंगे, तो अन्य बच्चे भी देखकर वैसा करेंगे, या अन्य बच्चे को परिवेश में वो चीजें नहीं होगी तो बालक उसके माध्यम से सीखेंगे। ये हो गया। खेल विधि है, तो खेलना बच्चों को आनंद आता है और खेल खेल के माध्यम से हम उसमें बच्चों को प्रारंभिक जो बाल्यावस्था शिक्षा और देखरेख है उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, या जो भी हमारा गतिविधि का आयोजन है, या जो भी हमारा उसका चयन है, या जो भी हमारा उसका विधि है उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, कक्षा में आप जो है बाल केंद्रित विकासानुकूल एवं समावेशी प्रक्रिया कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे? वही बताना है कि एज ए टीचर आप जो है आपको बताना है कि बाल केंद्रित और विकासानुकूल और समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे। तो आप जो है उसमें भेदभाव खत्म करेंगे, बालक के अनुरूप पढ़ाएंगे, सभी लोगों को एक समान बैठाकर एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई तेज बच्चा है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, कोई भोदू है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे, नहीं, आपको सारे बच्चों को लेकर चलना है, सारे बच्चों के ऊपर जो है विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ सही बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा कक्ष में एक ही तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के अनुरूप पढ़ाना है। तो ये जो है हम कर सकते हैं, और जो भी बच्चा प्रश्न पूछे आसानी तरीके से बताएंगे, उनके समस्याओं को सुनेंगे, तो ये बेहतर तरीका है जिसके माध्यम से आप जो है अपने बाल केंद्रित विकासानुकूल जो है माहौल को तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ समावेशी जो है प्रक्रिया का भी जो है आप निर्माण कर सकते हैं। क्लियर ये प्रश्न? चलिए अब हम जो है यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यूनिट 3 हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन बहुत जल्द पढ़ाएंगे, 2-3 दिनों के बाद पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में प्रक्रियाओं में बाल केंद्रित होने का क्या अर्थ है और बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। देखिए प्रश्न वही है, ऊपर भी ये प्रश्न पूछा था। अब मुझे बताइएगा कि प्रारंभिक वर्षों की प्रक्रियाओं में बाल केंद्रित होना क्यों जरूरी है। तो हम सभी लोग जानते हैं छोटे बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है, और जब भी हम क्लास 1 से लेकर 5 की बात करते हैं तो उन बच्चों को हमें शिक्षा जो है कैसे देनी चाहिए, तो बाल केंद्रित देनी चाहिए। यानी कि अगर उन छोटे बच्चों को पढ़ने का मन है तो पढ़ाइए, और नहीं तो आप खेल खेल में गतिविधि के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि छोटे बच्चे जब विद्यालय आते हैं उनको पढ़ने का मन नहीं करता है। एज ए टीचर आपको जो है समझना पड़ेगा बालक के मन को, बालक के व्यवहार को, बालक के मनोदशा को समझना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अब ऐसा नहीं कि बालक आए आप आकर पढ़ाकर चले गए तो बालक कुछ सीखेगा ही नहीं। वही बात बोला गया है कि प्रारंभिक वर्षों की प्रक्रियाओं में बाल केंद्रित होना क्या क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक अवस्थाओं में या शिक्षा में बाल केंद्रित होने का अर्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक उस समय पढ़ने का मन नहीं करता है, और हमें बालक के मनोदशा को, उनके मन को, उनके व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है, उनके अनुरूप हमें पढ़ाना है। साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा से क्या समझते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी पद्धति शिक्षा है जिसके माध्यम से हम जो है बच्चों के अनुरूप पढ़ाते हैं, और बालक भी जो है इस माध्यम से आनंद पूर्वक रुचिमय तरीके से पढ़ते हैं। साथ ही साथ एक शिक्षक भी जो है बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा कहने का अर्थात या तात्पर्य जो है यह है कि हमें जो है बालक के अनुरूप जो है पढ़ाना चाहिए, बालक के मनोदशा को समझते हुए, बालक के मनों को, व्यवहारों को समझते हुए हमें जो है शिक्षा देनी चाहिए। अगला यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधियों के आयोजन को महत्व को रेखांकित करें। अब बताइएगा, जब हम क्लास 1 और 5 की बात करते हैं, क्लास 1 से लेकर 5 तक की बात करते हैं, तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा में खेल एवं गतिविधि के आपको जो है आयोजन के महत्व के ऊपर बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का जो है क्या होता है, उम्र छोटे होते हैं, और ये सभी जो है प्राथमिक स्टेज के बच्चे होते हैं, और हमें जो है इन बच्चों को खेल और गतिविधि के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, ताकि यह बच्चे जल्दीबाजी में ना सीखे, खेल खेल से सीखे, आनंद रूप से सीखे, मतलब रुचिमय तरीके से सीखे। और जब हम खेल कराते हैं, गतिविधि कराते हैं, तो इसमें बच्चे खुद शामिल होते हैं, और जब बच्चे खुद शामिल होकर करते हैं ना तो जल्दी सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चे का जो शारीरिक विकास है खेल के माध्यम से तेजी गति से होता है, और जो गतिविधि होता है उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी तेजी गति से होता है। ये सभी उसकी जो है महत्व है। समझ गए? ये प्रश्न इजी है, लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व जो है बच्चों में भाषाई एवं गणितीय ज्ञान का उल्लेख करें। ये बात सही है कि जब बालक जो है मातृभाषा के साथ जो है विद्यालय आते हैं, तो उससे पूर्व ही जो है बालक के पास जो है भाषाई क्षमता का विकास और गणितीय तार्किक क्षमता का विकास जो है हो जाता है। कहने का मतलब है कि बालक जब अपने घर पर अपने माता पिता का अनुकरण करके जब मातृभाषा को सीखता है, साथ ही साथ जो है वो डेली लाइफ में जो है अपने घर पर, अपने आस पड़ोस में जो है वो चीजों को खाता है, चॉकलेट लेता है, उसके मम्मी पापा चॉकलेट लाते हैं, तो वो चीजें कुछ ना कुछ जो है उसके पास गणितीय ज्ञान भी हो जाता है। जब देखते हैं छोटे बच्चों को ज्यादा गणित के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, जब भी उससे पूछेगा ना कितना चॉकलेट खाओगे, तो बोलेगा 10 चाहिए हमको, कभी एक नहीं बोलेगा। या आप 10 चॉकलेट लाते हैं ना और बच्चों को बोलिएगा बाबू इसमें से ले लो, तो कभी एक नहीं लेगा, वो मुट्ठा भर ऐसे उठाएगा, क्योंकि उस समय सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास हुआ रहता है, बालक का केवल हाथ चलता है, तो वो ऐसे उठाएगा, बाहों से उठाएगा।
समझ गए ना, वही बात है। तो विद्यालय आने से पूर्व जो है बच्चों में भाषाई एवं गणितीय ज्ञान का उल्लेख करें। तो कह सकते हैं कि बालक विद्यालय आने से पहले ही जो है भाषाई क्षमता का तो ज्ञान हो जाता है, मम्मी पापा भाई बहन उतना उसको बोलने आता है, साथ ही साथ गणितीय क्षमता का भी जो है उसको पास कुछ न कुछ नॉलेज होते हैं। और आप तरह तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि टॉफी हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई। भाषा की बात कर लेंगे तो हमको अपने घर का पूरा परिचय याद रहता है, गाँव का है ये याद रहता है, नाम पता पिता का नाम ये सब याद रहता है, कुछ बोलने भी आता है। तो हम उन्हीं को आधार में लेकर उनको आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो भाषा हो या गणितीय हो। समझ गए जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, दो प्रश्न और है देखिए इसमें। आपका यूनिट 3 का ये चौथा प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया क्या है स्पष्ट करें। हम सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्टेज में जो बालक का भाषा विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो अनुकरण की प्रक्रिया है। बालक जो है अर्जन करते हैं, समझ गए। जो हमारी भाषा है वो क्या करते हैं, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो प्राथमिक स्टेज में क्या होता है, अपने माता पिता के साथ रहना शुरू हो जाता है और सबसे पहले वो अपने माता पिता का भाषा का अनुकरण करता है। क्योंकि देखते होंगे छोटे बच्चों को लेकर बोलते बोलो पापा बोलो मम्मी बोलो, तो क्या करता है हमारी लिपसिंग को, हमारे व्यवहार को वो अनुकरण करता है और धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में भाषाई विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और धीरे धीरे जो है वो एक भाषा का रूप ले लेता है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, सूक्ष्म एवं स्थूल गति के गत्यात्मक कौशल के मध्य अंतर स्पष्ट करें। अब देखिएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और ये आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल, एक आपका होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट और एक आपका जो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देखिएगा सूक्ष्म कहने का मतलब है कि बालक के सबसे पहले छोटी मांसपेशियों का विकास होता है और तब जाकर जो है बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। सबसे पहले बालक जो है अपने हाथों की उंगलियां हिलाना शुरू करता है, पैरों की उंगलियां हिलाना शुरू करता है, तब जाकर जो है अपने बाह को पैर को आगे पीछे करना शुरू करता है। तो वही बात है, एक होता है आपका फाइन मोटर और एक आपका होता है ग्रोस। समझ गए, फाइन में कहने का मतलब है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और ग्रॉस कहने का मतलब है कि आपका बड़ी मांसपेशियों का। इसके बारे में मैंने पढ़ाया होगा शायद, देखे होंगे आप। कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जब बालक का विकास होता है तो बालक जो है पेंसिल पकड़ना, किसी चीज को उठाना ये हो जाता है, और ग्रॉस होता है तो बड़ी बड़ी चीजों को उठाना शुरू कर देता है और बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। समझ गए। अब हम इसके यूनिट 4 के ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसीलिए। अब देखिएगा यूनिट 4 की हम बात कर ले तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न जो है आयामों का वर्णन करें। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम सीखने का उल्लेख करें। यानी बाल विकास के आयाम कौन कौन से, हम सभी लोग जानते हैं ये बाल विकास के आयाम जो है 4 है। ये आपका जो है एक शैशव अवस्था है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसके बारे में आप डिफाइन कर दीजिएगा। दूसरा आपका जो है पूर्व बाल्य अवस्था है, ये आपका जो है पूर्व बाल्य अवस्था है, समझ गए। फिर आपका जो है उत्तर जो है आपका बाल्य अवस्था है, ये आपका उत्तर बाल्य अवस्था है, और लास्ट आपका जो है किशोरावस्था है। क्या है आपका जो है ये आपका किशोरावस्था है। तो ये आपका 4 है जो कि विभिन्न आयाम है, समझ गए। इसके बारे में आप डिफाइन कर दीजिए और वही बोला है बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों एवं अधिगम सीखने का उल्लेख करें। अब आपको इसके बारे में डिफाइन कर देना है और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो लिख दीजिए। कैसे बालक सीखते हैं, इसमें जो है बालक अनुकरण से सीखते हैं, इसमें बालक जो है अपने मित्र मंडली से सीखते हैं, इसमें बालक खुद स्वयं जो है काम करना शुरू कर देते हैं और इसमें वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करना, उसके ऊपर तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। ये आपके जो है बाल विकास के 4 आयाम है। इसका सेशन काल आपको पता होगा 0 से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 6 वर्ष, 6 से लेकर 8 वर्ष, 11 वर्ष और 11 से लेकर 18 वर्ष। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 नंबर है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में बच्चों का अवलोकन के माध्यम से आकलन कैसे करेंगे। अब आपको बताना है कि जो ये बच्चों का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा होता है ना, उसमें जो है अवलोकन के माध्यम से आकलन कैसे करेंगे। तो अवलोकन कहने का मतलब होता है नकल करना, दूसरे की नकल करना। आकलन कहने का मतलब होता है कि जांचना कि आखिर जो है बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आखिर बच्चे का विकास जो है हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आखिर बच्चों का जो है शिक्षा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसके ऊपर ये बात कर रहा है। वहीं पर हम तीसरा प्रश्न की बात कर लेंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संसाधन क्यों आवश्यक है एवं आप उसे कैसे संसाधित करेंगे। ये मैंने यूनिट नहीं पढ़ाया है, आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संसाधन करें। जैसे देखते होंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का बहुत सारे अभिलेख होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होते हैं, हेल्थ कार्ड होते हैं, विकास कार्ड होते हैं, रिजल्ट कार्ड होते हैं, स्कूल से ट्रांसफर होते हैं, एक आपका जो है फोटोफोलिया होता है, एक चेक लिस्ट होता है। कहने का मतलब है कि उसमें पूरे बच्चों का ब्यौरा रहता है कि कौन सा बालक का विकास जो है कैसे कैसे हो रहा है। यह बालक पहले साल इतना सीखा, फिर अचानक जो इतना तेजी हो गया तो कैसे हुआ। कोई बच्चा जो है अचानक तेज था, अचानक धीमा हो गया, ये कैसे हो गया। मान लें कि कोई बच्चा तेज है और अचानक भोदू हो जाए तो सारे टीचर डाउट हो जाएंगे ना कि कैसे ये हो गया, ये बच्चा तो पढ़ने में ठीक था,
वही आपको प्रगति से संबंधित अभिलेखों के बारे में चर्चा करना है, जिसमें आपका फोटोफोलिया, चेक लिस्ट, हेल्थ कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, मेडिकल कार्ड, बहुत सारे होते हैं, बच्चों के स्कूल में बनते हैं, जो कि आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। जी हाँ, आइए, ये आपका 4 नंबर प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्या अभिप्राय है, और यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं तो कैसे बाल देखभाल कार्यकर्ता अध्यापक की भूमिका होगी। यानी कहने का मतलब ये प्रश्न आपका 10 नंबर वाला है। मैं आपको बता दूं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या समझते हैं, ये आप जानते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जिनको देखने में, सुनने में, चलने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, उन बच्चों के बारे में आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ यदि शाला कहने का मतलब है कि विद्यालय में अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आ जाते हैं तो वैसे में जो बच्चे के देख रेख करते हैं, दाई होते हैं विद्यालय में, उनकी भूमिका क्या होगी और एक अध्यापक की भूमिका क्या होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं तो जो आपके देखभाल कार्यकर्ता होते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि उनको सही तरीके से देख रेख करे, और एक टीचर का कर्तव्य है उनको जो है हमेशा मोटिवेट रखे, सारे बच्चों के साथ मिलाकर पढ़ाए, कभी भी उनको अलग नहीं होने दे, कभी भी उनको मन में हीन भावना पैदा नहीं होने दे, सही बच्चों को उनके सम्मान करने के लिए सिखाए, सही बच्चों के साथ मिलाकर एक समान, एक ही कक्षा कक्ष में शिक्षा दे वैसे बच्चों को। यही सब इनका महत्व और विशेषता है। समझ गए? जी हाँ। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या अभिप्राय है, और यदि शाला पूर्व केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आ जाते हैं तो ऐसे में, ये तो यही प्रश्न हो गया, काट दीजिए इसको, यही प्रश्न हो गया। 4 नंबर ये हटाइए, इसको 5 नंबर लिखिए। ये प्रश्न एक ही हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। ये प्रश्न 10 नंबर वाला ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अगला प्रश्न देखिएगा, आकलन एवं मूल्यांकन के बीच अंतरों को स्पष्ट करें। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आकलन देखिएगा, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है मैं आपको बता दूं। आकलन जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, ये जो आपका आकलन है, आकलन जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जैसे हम मूल्यांकन की बात करेंगे, ये जो है बड़े समय के लिए होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान मैंने पूछ लिया कि बताओ बच्चा राम के पिता का क्या नाम था, तो आप बता दिए, तो ये आपका आकलन हो गया। लेकिन हम साल के अंत में जब एग्जाम लेते हैं, जैसे कि अभी आपका जो है अगले महीने एग्जाम आने वाला है डीएलएड का, तो वो आपका मूल्यांकन होगा। और आकलन क्या होगा, जब टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे कॉलेज में और उसी समय कोई प्रश्न पूछते होंगे, वो आकलन होता है। यानी आकलन कहने का मतलब है कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो पूछा गया प्रश्न है वो आकलन है, लेकिन मूल्यांकन कहने का मतलब है जो साल के अंत में होता है वो आपका मूल्यांकन है। समझ गए ना? और उसी मूल्यांकन के आधार पर आप अगले सेशन में जाएंगे। समझ गए? तो इसका डिफाइन कर दीजिएगा। और जो आपका आकलन होता है थोड़े समय के लिए होता है, मूल्यांकन जो होता है व्यापक समय के लिए होता है। अगले हम अब बात करेंगे यूनिट 5 की। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर यूनिट 5 की बात कर रहे हैं, और ये पहला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बिहार में प्रारंभिक यानी कि कहने का मतलब है ECC और E, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो पहले से काफी सुधार आई है। अब बच्चों के लिए जो है काफी कुछ जो है किया जा रहा है, उनको जो है हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, भोजन से लेकर सभी जो है विद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार किया जा सके। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी भी जो है बहुत सारी चीजों परिवर्तन करने की जरूरत है, और ये आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं। आप अपने ग्राम इलाकों में देख सकते हैं सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है, और वहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की क्या परिवर्तन हो रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखिएगा। ये आपका प्रश्न तैयार होकर आंसर हो जाएगा। समझ गए? जी हाँ। आइए, इसमें 2 ही 3 प्रश्न होगा। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तारित देने का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं, RTE आपने देखा होगा, RTE 2000 आपका जो है 9, समझ गए ना, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2009 के तहत जो है सभी बच्चों को जो है 8 वर्ष तक के, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है, बिहार राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तारित देने का क्या अर्थ है। यानी कहा गया है कि 8 वर्ष तक के बच्चों को जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा आपको देना है, साथ ही साथ उनको देख रेख करना है, और उनके शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी जो है आपको ध्यान देना है। समझ गए ना? तो विस्तारित करने का जो है मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ पर बच्चे जो है लेट से पढ़ते हैं, यहाँ का बच्चे जो है पढ़ने जाते नहीं है, तो इसीलिए जो है ये विस्तार कर दिया गया है। अगला देखिएगा, ये प्रश्न 3 नंबर, बिहार में प्रारंभिक शिक्षा की चुनौती क्या है, और बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था की चुनौतियों को दूर करने के लिए आप किन किन नवाचारों के उपयोग करेंगे, वर्णन करें। सबसे पहले आपको बताना है कि बिहार में जो है बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती क्या क्या है, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षा में क्या क्या चुनौती है, साथ ही साथ आप उन चुनौतियों को कैसे दूर करेंगे। नवाचार कहने का मतलब है कि क्या करेंगे, कैसे दूर करेंगे, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो आप अपने विद्यालय में देख लीजिएगा, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उन दिक्कतों को लिखिए, और आप कैसे दूर कीजिएगा उसको लिखिए, आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राज्य में विद्यालय तैयारियां से अकादमिक और सामाजिक संस्थानों से क्या अपेक्षा है।
यानी कि राज्य की जो विद्यालय तैयारियां में अकादमिक और जो सामाजिक संस्था से क्या अपेक्षा है। तो कहने का मतलब है कि राज्य के जितने भी विद्यालय हैं जो उनकी तैयारी है वो आपके जो है अकादमिक और सामाजिक संस्थाओं में क्या अपेक्षा है। तो अपेक्षा यह है कि समाज और जो आपका अकादमिक है, राज्य के जो है विद्यालय चाहता है कि जो हमारा एकेडमिक हो बेहतर हो, और जो समाज है वो चाहता है कि बच्चे वहां जा रहे हैं तो बेहतर तरीके से एजुकेशन प्राप्त करे, सामाजिक चीजों को सीखे, साथ ही साथ अपने वो एकेडमिक सेशन को जो है बेहतर करे। तो यही जो है आपका पेपर F3 का महत्वपूर्ण जो है 20 से 22 प्रश्न होंगे, जो मैंने आपको पेपर आपको बता दिया। F3, F1, F2, F3 बता दिया गया है, ये आपका टोटल यूनिट है। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, मुझे भी समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन इससे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो निवेदन करते हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ओके, टेक केयर।